to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। विधायकों के आंकड़ों और गणित की चर्चा उरूज पर है। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, बिहार में भी और दिल्ली में भी। सूत्रों की पूछ बढ़ गई है। मामला वही है कि बिहार में क्या फिर से बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? आज बिहार से लेकर दिल्ली तक यही चर्चा चली। खबरें आ रही हैं कि नीतीश जल्द बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, इसलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आई एएसआई की रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट में मस्जिद से पहले एक मंदिर होने और देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर क्या जानकारी दी गई है, ये भी बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन भारत साल 1950 में संविधान को अपनाया था भारत ने, और भारत एक पूर्ण गणतांत्रिक लोकतंत्र बना। तब से हर साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस अवसर पर कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि भी होते हैं, जो दिल्ली में परेड होती है उसमें। अब तक गणतंत्र दिवस के मौके पर पारंपरिक सैन्य बैंड से शुरुआत होती थी। पहली बार इसकी जगह शंख, नादस्वरम और नगाड़ा जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों को बजाकर परेड की शुरुआत की गई, और महिला कलाकार थीं सब, ये जो इन्हें बजा रही थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के गणतंत्र दिवस की इस बार की थीम थी विकसित भारत, और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। परेड में इस बार नारी शक्ति पर काफ़ी जोर रहा, और पहली बार तीनों सेनाओं की महिला सैनिक इस परेड का हिस्सा बनी। पहली बार बीएसएफ और सीआईएसएफ और अन्य पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी कंटिजेंट में हमने महिलाओं को देखा। अग्निवीर सैनिक भी इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल थे। पहली बार आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के महिला दस्ते ने परेड में भाग लिया, जिनका नेतृत्व मेजर सृष्टि खुल्लर ने किया। 40 सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई राष्ट्रपति बग्गी में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के लिए पहुंचे। इस दौरान बग्गी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी थे। परेड में हर बार की तरह इस बार भी राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती हुई झांकियाँ थीं। यूपी की झांकी में राम मंदिर के अलावा ब्रह्मोस और रैपिड रेल की झलक देखने के लिए मिली, जिसे अब नमो भारत ट्रेन कहा जाता है। मणिपुर की झांकी का केंद्र वहाँ का ईमा बाज़ार था। 500 साल पुराना ये दुनिया का एकमात्र बाज़ार है जिसे पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। ये तो बात हुई आज हुए गणतंत्र दिवस समारोह की। भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी की भी 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय साझेदारियों पर चर्चा भी हुई। वो क्या है? शेंगन वीज़ा की वैलिडिटी 5 साल तक बढ़ा दी गई है। इस वीज़ा के तहत व्यक्ति को लीगली किसी भी देश में और उसके अंदर यात्रा करने की परमिशन होती है। इससे फ्रांस समेत 25 देशों में मान्यता मिली हुई है। यूरोप का जो शेंगन जोन है, आप वहाँ पे इस एक कॉमन पासपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं। उसी की वैलिडिटी अब बढ़ गई है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में फ्रांस में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 20% बढ़ गई है। ऐसे में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले भारतीय छात्रों को फ्रांस में 3 महीने से लेकर केवल 1 साल तक के ही रहने की परमिशन मिलती थी। रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम का भी ऐलान किया गया। इसके तहत 18 से 35 वर्ष के युवाओं को एक दूसरे के देश में कमाई के रास्ते मिलेंगे, खोले जाएंगे उनके लिए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बनाने पर भी समझौता हुआ। इससे भारत के टाटा समूह और फ्रांस की कंपनी एयरबस साथ मिलकर बनाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स को वडोदरा में बनाने को लेकर समझौता हुआ है, जिससे कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया जाएगा। बेसिकली टाटा और एयरबस के बीच का एक करार है ये। अब बिहार का रुख करते हैं। लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक पंक्ति है, अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ी तब फैलाकर बैठ गए, नहीं तो मुड़कर कोने में टिका दिया। भारतीय राजनीति के लिए ये पंक्ति अमर वाक्य है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब तक आप समझ गए होंगे। बीते रोज़ के दी लल्लन टॉप शो में हमने आपसे बिहार में सरकार बदलने की संभावनाओं पर बात की थी। आज बिहार में जो हो रहा है वो इन संभावनाओं को और पुख्ता कर रहा है। वही कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं।
आज बिहार में क्या हुआ उसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले 18 अगस्त 2022 के एक वाक़ये का जिक्र आवश्यक है। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव तब एम्स से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे थे। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन में आए थे। तेजस्वी यादव दोबारा डिप्टी सीएम बन गए थे। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार लालू यादव से मिलने पहुंचे। इसी मुलाकात में लालू ने नीतीश कुमार को भोजपुरी में एक बात कही, या कहिए कि उन्हें समझाया। कहा था कि अब इधर उधर मत जाइए, तू ही सबके गार्जियन बाढ़, सबके साथ लेके चलिए। मतलब कि अब इधर उधर मत जाइएगा, आप सबके गार्जियन हैं, सबको साथ लेकर चलिए। इस पर नीतीश कुमार हंस पड़े और इस वाक्य के करीब 1.5 साल बाद नीतीश तो हंस ही रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनके खेमे के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मायूसी छाई हुई है। 26 जनवरी को नेताओं की बैठकों का सिलसिला चलता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन के कार्यक्रम में पहुंचे। कई मंत्री और दूसरे नेता भी नजर आए, लेकिन तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम हैं नीतीश कुमार के, वो नहीं दिखे। इसे लेकर जब नीतीश कुमार से मीडिया ने पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। पिछले 2 दिनों से सियासी अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें चलने लगी कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय हो चुका है। ये भी जानकारी आ रही है कि पिछली जेडीयू बीजेपी सरकार में जो कैबिनेट थी उसी के आसपास पद बांटे जाएंगे। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि अगले 48 घंटे में फैसला आने की उम्मीद भी है। ये भी पता चला है कि एनडीए की जो सरकार बनेगी उसमें पहले की तरह 2 डिप्टी सीएम होंगे। सूत्र दावा कर रहे हैं कि नीतीश रविवार के दिन अपना इस्तीफा दे सकते हैं और दोबारा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की दावेदारी पेश भी कर सकते हैं। इस पूरे मसले पर जेडीयू की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि वैसे नहीं हुई है, लेकिन महागठबंधन के साथी पसोपेश में हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं को अब भी यकीन है कि नीतीश दोबारा एनडीए में शामिल नहीं होंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री भी टेलीविजन देख रहे होंगे। उन्हें यकीन है कि सीएम शाम तक इसका खंडन कर देंगे। सुनिए आरजेडी के नेताओं को। तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आया, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। क्या कर सकते हैं भाई, कोई हमको बता के तो गए नहीं है। नीतीश कुमार से कल मेरी बातचीत हुई थी, हमने उनको टेलीफोन किया था और हमने मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको कराएंगे। तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो अब कल गणतंत्र दिवस है, तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली, और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही। हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। मनोज झा ने जिस यकीन से कहा वो शाम तक हुआ नहीं, यानी नीतीश ने कोई खंडन तो दिया नहीं, कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ, लेकिन नीतीश के आवास पर एक बार फिर बैठक हो गई। इस बैठक में जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी पहुंचे। साथ में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर भी थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि बैठक में जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाए जाने पर चर्चा की गई। कल जेडीयू विधायक दल की बैठक हो सकती है, यानी कि 27 जनवरी को। असमंजस की स्थिति को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार न पहले असमंजस में रहते थे और न ही आज असमंजस में हैं। वो सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर राजनीति करते हैं। सुनिए।
जहां तक असमंजस की बात है, मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में साथ है। अरे भाई, अभी हम महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में किसके रूप में है? अब कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। बिहार में जो हो रहा है वो अब साफ साफ नजर आने भी लगा है। वैसे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर ली है। इधर दिल्ली में अमित शाह ने भी बिहार को लेकर एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष भी थे। बीजेपी ने भी कल शाम सांसदों और विधायकों की एक बैठक बुलाई है, यानी कि 27 जनवरी को। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के नेताओं से कुछ भी कहने से बचने को कहा है। साथ ही राज्य यूनिट से कहा है कि वो किसी भी तरह के फॉर्मूला प्रस्तावित करने को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं। कहा जा रहा है कि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी के राज्य प्रभारी विनोद तावड़े भी आज पटना पहुंचने वाले हैं। एक दिन पहले दिल्ली में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे विनोद तावड़े के आवास पर पहुंचे थे। यानी बीजेपी पटना से लेकर दिल्ली तक एक्टिव है, एक्टिव दिख रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से जब मीडिया ने मौजूदा स्थिति पर सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे कह दिया कि जो दरवाजे बंद हैं वो खुल भी सकते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जब बैठकों का सिलसिला चल रहा है तो आरजेडी ने शनिवार 27 जनवरी को अपने विधायकों की बैठक बुला ली है। इससे पहले आज तेजस्वी यादव ने भी अपने आवास पर करीबियों के साथ बैठक की। बिहार में लगातार बदल रहे सियासी घटनाक्रम की ताज़ा स्थिति समझने के लिए हमने बात की वहां के पत्रकारों से। मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो है वो पहले से ही तय था, लेकिन एक चीज जरूर है कि अब नीतीश कुमार अगर लौट कर जाएंगे तो ऐसे में उनकी जो छवि है ना पलटू राम की, या तेजस्वी जो कहते हैं पलटू चाचा, तो वो छवि जो है और पुख्ता हो जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चीज कहना बड़ा मुश्किल होगा पब्लिक के बीच में, अगर आप जाएं और आप कहें कि हमने दरवाजे बंद कर दिए थे, वो नहीं लौट के आ सकते हैं। ये बात खुद कई मंचों से गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री कह चुके हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। एक बड़े नेता के साथ एक बार मैं बैठा हुआ था, वो बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी में, सरकार में उनका बहुत बड़ा कद है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की जो वापसी है वो अब एनडीए में कभी नहीं हो सकती, मेरे रहते हुए तो नहीं होगी, और मैं नीतीश कुमार से 10 साल ज्यादा जीऊंगा। तो अब क्योंकि जरूरत है, और मैंने कहा ना कि अलायंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज के जरूरत के हिसाब से होते हैं, मजबूरी भी है और जरूरी भी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी जो है नीतीश कुमार का दामन थाम रही है। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है ना, लव कुश, अति पिछड़ा, पिछड़े, उसमें महादलित, उनको लेकर काम किया। सहानी उनको विधान परिषद में जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया। दूसरी तरफ अपर कास्ट से जो है वो विजय सिन्हा को बनाया, जो स्पीकर थे नीतीश जी के साथ में। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से अलग करा के नई पार्टी एक बार फिर से बनवाई गई, उनको एनडीए में शामिल कराया गया। दूसरा आप देखिए कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार की राजनीति में गरीबों के मसीहा है, जो पिछड़ों के एक आइकन है, उनको भारत रत्न देना। तो भारतीय जनता पार्टी इस पे तो काम कर ही रही थी कि नीतीश कुमार का वो जो वोट बैंक है लव कुश का, उसको कैसे तोड़ा जाए। लेकिन अगर नीतीश साथ आते हैं और 2025 तक वो भले ही जो है वो 2025 तक भले ही वो अध्यक्ष रह जाए, माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री रह जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो जो लव कुश का वोट बैंक है ना, वो लव कुश का वोट बैंक जो है वो एक तरीके से ट्रांसफर
जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ कर लेगी। अगस्त 2022 में नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ा था और महागठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन एक बार फिर लालू यादव के साथ उनकी नहीं बनती दिख रही है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल पिछले 2 सरकारों में बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करती आई है। नीतीश कुमार साल 2005 से ही लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच के एक छोटे से अंतराल को छोड़ दें अगर, जब जीतन राम मांझी सीएम रहे तब नीतीश बीजेपी के साथ होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने 2013 में एनडीए से नाता तोड़ लिया। फिर 2015 के चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन को ज़बरदस्त सफलता भी मिली। करीब 3/4 बहुमत हासिल हुआ, 178 सीटें। आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बावजूद ये सरकार दीर्घायु नहीं रही। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। अगले ही दिन वो बीजेपी के सहयोग से एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। फिर 2020 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ ही लड़ा, लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने फिर से बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तब बीजेपी ने कहा था कि नीतीश ने जनाधार का अपमान करते हुए जनता को धोखा दिया है और बिहार उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल एक रैली में यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि वो किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। बीते सालों में उनके राजनीतिक कदम ने इसकी पुष्टि भी की है। कुछ पहले तक वो विपक्ष के इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में लगे थे, अब कहानी कुछ और हो गई है। बीते रोज़ के दी ललन टॉप शो में हमने आपको उन घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि नीतीश कुमार कैसे पटरी से उतरते से जा रहे हैं। इसे हमने और विस्तार से समझने की कोशिश की द हिंदू अखबार के सीनियर पत्रकार अमरनाथ तिवारी से। बैठक आरजेडी की तरफ से कल रात में देर रात तक चली है। लालू प्रसाद आपको पता है आरजेडी के नेता हैं और उनकी बैठक कल देर रात तक चली है पार्टी नेताओं के साथ। आज दिन भर चल रही है और अभी कुछ देर पहले श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी बुलाए थे अपने घर पर और उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग लगातार चल रही है। मीटिंग होनी भी चाहिए क्योंकि ये बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस का मोमेंट है और आरजेडी पावर में थी। अब नीतीश कुमार फिर से लॉयल्टी अपना शायद एनडीए की तरफ लेके जा रहे हैं, बीजेपी लेड एनडीए, और 28 तारीख को ऐसा बताया जा रहा है और पार्टी के नेता 28 तारीख को शायद उनका शपथ है मुख्यमंत्री का। तो उसमें यही है कि डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और आरजेडी भी चाह रही, चूंकि आपको पता है 243 का असेंबली स्ट्रेंथ है स्टेट असेंबली का, उसमें 122 का नंबर है और आरजेडी के पास अपने अलायंस पार्टनर के टोटल मिला के 114 सीट होता, 8 सीट की या 6 सीट की कमी है, उनको 8 सीट की कमी है। तो वो चाह रहे हैं किसी तरह से वो मैजिक नंबर मिल जाए ताकि वो भी क्लेम कर सके गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो कोशिश में तो है और मीटिंग लगातार चल रही है उनकी। समय से मेरी जो पॉलिटिकल इनसाइट्स हैं या इनपुट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या ये बड़ा ये सोचा समझा कदम है। आपको पता है नीतीश कुमार को टर्न अराउंड यू टर्न लेने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, लेकिन नीतीश कुमार का जो 5वां यू टर्न है होने वाला है, ये उनको ये देख रहे हैं कि 10 साल के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति क्या होने जा रही है। वो नीतीश कुमार शायद ये नहीं चाहते कि उनकी स्थिति भी लालू प्रसाद यादव की तरह आईटी और ईडी और सीबीआई उनके घर आया जाए और किसी स्कैम में वो जेल जाना पड़े या लगातार उस तरह का उनको फेस ना करना पड़े क्राइसिस, लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो चाहते हैं कि एक सेफ साइड मिल जाए, एक सेफ पैसेज मिल जाए और ये सिर्फ पैसेज और सेफ साइड बीजेपी ही दे सकती है अगले 10 सालों के लिए। तब तक उनका पॉलिटिकल कैरियर, उनका शायद लाइफ अभी 72 उनका एज है, तो शायद खत्म हो जाए। वो चाहते हैं एक पीसफुल लेटर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। अब बिहार का राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। महागठबंधन की दूसरी पार्टियां उलझी हुई हैं, लेकिन आरजेडी खेमा भी अपनी तरफ से सरकार बनाने की जुगत में लगा हुआ है, जोर मार रहे हैं वो भी। पहले आप बिहार विधानसभा में कुल सीटें, उनका गणित समझ लीजिए, 243 सीटें हैं कुल। इनमें से राजद के 79 विधायक हैं, 79, भाजपा के 78, जदयू के 45, कांग्रेस के 19, भाकपा माले के 12, माकपा और भाकपा के 2-2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के 4 और एआईएमआईएम के 1 विधायक हैं। 1,
निर्दलीय विधायक भी हैं। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 122। अगर नीतीश एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो मामला साफ है, भाजपा, जदयू और हम की सीटें मिलाकर होती हैं 127, माने बहुमत से 5 ज़्यादा। वहीं अभी के सत्तारूढ़ गठबंधन से अगर जदयू निकल जाए तो राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों की संख्या जोड़कर 114 पहुंचेगी, यानी बहुमत से 8 कम। अगर इस गठबंधन में जीतन राम मांझी की पार्टी जुड़ जाती है तो यह संख्या 118 हो सकती है। इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के भी एक विधायक हैं जो न तो फिलहाल एनडीए में शामिल हैं न ही महागठबंधन में। एक सीट की लड़ाई में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। इस हलचल के बीच बिहार से एक और जानकारी आई है। राज्य सरकार ने 45 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कई जिलाधिकारी और विभागों के सचिव बदल दिए हैं, इनमें पटना के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। बहरहाल इस पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर जो भी जानकारी आएगी हम उससे विस्तार से समझाते रहेंगे, समझते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जो हमारी दूसरी बड़ी खबर है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर आई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट पर चर्चा हमें करनी है। ASI अपनी 839 पन्नों की रिपोर्ट दे चुकी है और उसमें उसने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहाँ एक हिंदू मंदिर था। दावा किया कि इसके तहखाने में देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं। इसके लिए ASI ने 4 महीने तक मस्जिद परिसर में कलाकृतियों, शिलालेखों, मूर्तियों और दीवारों का अध्ययन किया। ये रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंप दी गई है। वाराणसी की जिला अदालत ने पिछले साल 21 जुलाई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था। इस आदेश पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दी थी। इसके बाद ASI ने 4 महीने तक परिसर में सर्वे किया। इस रिपोर्ट में क्या क्या निकल कर सामने आया, सब एक एक कर बताते हैं। ASI की रिपोर्ट की माने तो मस्जिद परिसर में कई चीज़ें मिली। इनमें शिलालेख, मूर्तियाँ, सिक्के, वस्तुशिल्प अवशेष, मिट्टी के बर्तन, दूसरी कलाकृतियाँ भी शामिल हैं। इन सामानों को ASI ने 6 नवंबर को ज़िला प्रशासन की कस्टडी में रख दिया। ASI का कहना है कि इस साइंटिफिक सर्वे को इस तरीके से किया गया कि ढांचे को किसी तरह का नुकसान न हो। ASI ने अपनी ब्रीफ फाइंडिंग में जो लिखा है उसकी एक प्रति दी ललन टॉप के पास भी है। इसमें सबसे पहले GPR सर्वे का जिक्र है, यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे। इस तकनीक के माध्यम से ज़मीन के भीतर की चीज़ों का पता लगाया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल होता है और बिना ज़मीन में खुदाई किए अंदर की सतह में दबी चीज़ों का पता लगता है। GPR सर्वे के ज़रिए मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों तरह की चीज़ों को आप पता लगा सकते हैं, जैसे कोई धातु हो, प्लास्टिक हो, कंक्रीट से बने ढांचे हों। लेकिन कितनी गहराई तक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस क्षमता यानी किस फ्रीक्वेंसी की मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताते हैं कि ASI ने किन किन जगहों और चीज़ों का सर्वे किया। रिपोर्ट बताती है कि मस्जिद परिसर के सेंट्रल चेंबर और पहले से मौजूद संरचना के मुख्य प्रवेश द्वार का सर्वे किया गया। इसके अलावा पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार, मौजूदा ढांचे में पहले से मौजूद ढांचों के पिलर्स के फिर से इस्तेमाल पर, पत्थर पर अरबी और फारसी शिलालेखों का, तहखाने में मूर्तिकला के अवशेषों का। इन चीज़ों के सर्वे के बाद ASI इस नतीजे पर पहुंचा कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले यहाँ एक बड़ा मंदिर था। रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के लिए मौजूदा ढांचे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कहा गया है कि एक मंदिर में एक बड़ा सेंट्रल चैम्बर था और यही सेंट्रल चैम्बर मौजूदा ढांचे का सेंट्रल हॉल है। इसके अलावा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में भी एक एक चैम्बर था। मंदिर के सेंट्रल चैम्बर का मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ से था, जो पत्थर की दीवारों से ब्लॉक कर दिया गया। प्रवेश द्वार पर पक्षियों और जानवरों की नक्काशी की गई थी और ये तोरण द्वार जैसा है, यानी कोई बड़ा द्वार जिसका ऊपरी हिस्सा मंडप आकार का होता है। ललाट बिंब वाले एक छोटे प्रवेश द्वार पर भी नक्काशी की गई थी, जिसे मिटा दिया गया। इसका एक छोटा सा हिस्सा देखा जा सकता है। ASI की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का ही बाकी बचा अवशेष है। पश्चिमी दीवार पत्थरों से बनी है। इसे पश्चिमी चैम्बर के बाकी बचे हिस्से से बनाया गया। दीवार से लगा सेंट्रल चैम्बर अब भी पहले की तरह है। बाकी बगल के दोनों चैम्बर्स उत्तर और दक्षिण में बदलाव कर दिए गए। ये सभी चैम्बर सभी 4 दिशाओं में खुलते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के उत्तर और दक्षिणी हॉल के प्रवेश द्वारों को सीढ़ियों में बदल दिया गया। वहीं उत्तरी हॉल के प्रवेश द्वार में बनी सीढ़ियाँ आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। वहीं मस्जिद के पिलर्स को लेकर कहा गया कि पहले से मौजूद पिलर्स को ही थोड़ा मॉडिफाई किया गया। अब सर्वे में मिले शिलालेखों का भी जिक्र कर लेते हैं। रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद में कुल 34 शिलालेख पाए गए। ये शिलालेख पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों के पत्थरों पर थे। मस्जिद के निर्माण में इनका दोबारा इस्तेमाल हुआ। ये शिलालेख देवनागरी ग्रंथ,
तेलुगु और कन्नड़ा लिपियों में हैं। एएसआई ने लिखा है कि पुराने शिलालेखों के दोबारा इस्तेमाल से ऐसा लगता है कि पुरानी संरचनाओं को तोड़कर उनके हिस्सों को मौजूदा मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। इन शिलालेखों में 3 देवताओं जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी पाए गए हैं। इन तीनों शिलालेखों में महामुक्ति मंडपम शब्द का उल्लेख हुआ है, जो कि एएसआई ने महत्वपूर्ण बताया है। रिपोर्ट में एएसआई ने एक बड़ा तथ्य अपने पुराने रिकॉर्ड से भी रखा है। इसके मुताबिक एक शिलालेख पर यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण मुग़ल शासक औरंगज़ेब के शासनकाल में यानी कि 1676-77 में किया गया था। शिलालेख में ये भी लिखा था कि सन 1792 में मस्जिद के आंगन की मरम्मत की गई थी। इस शिलालेख की तस्वीर एएसआई के साल 1965-66 के रिकॉर्ड में दर्ज है। एएसआई ने बताया कि मौजूदा सर्वे में यह पत्थर मस्जिद के एक कमरे से बरामद हुआ, लेकिन मस्जिद के निर्माण और बाकी जानकारियों को मिटा दिया गया। एएसआई ने औरंगज़ेब की बायोग्राफी मासीर आलमगीरी का भी जिक्र किया है। इस जीवनी के 51 और 52वें पन्ने पर लिखा है कि औरंगज़ेब ने अपने सभी प्रांतों के गवर्नर को दूसरे धर्मों के स्कूल्स और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। जादूनाथ सरकार ने साल 1947 में मासीर आलमगीरी का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। इसी किताब के हवाले से एएसआई लिखता है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगज़ेब के आदेश पर उनके अधिकारियों ने काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। रिपोर्ट के आखिर में तहखानों का भी जिक्र किया गया है। लिखा है कि मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पूरब के हिस्से में तहखाने बनाए गए थे। एएसआई की माने तो इस तहखाने को बनाने के लिए मंदिर के ही पिलर्स का इस्तेमाल हुआ। एक N2 नाम के तहखाने का जिक्र है। इसे बनाने में जिस पिलर का इस्तेमाल किया गया उस पर घंटियाँ बनी हुई हैं मंदिर की, द्वीप रखने की जगह और संवत 1669 के शिलालेख मौजूद हैं। एक और तहखाने S2 में मिट्टी के नीचे दबी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। ये सब हमने आपको एएसआई की रिपोर्ट से बताया है। इन्हीं फाइंडिंग्स के आधार पर एएसआई ने निष्कर्ष निकाला कि ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ है वहाँ पहले हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से केस लड़ रहे वकीलों ने अपने दावे पर और मजबूती से अपना पक्ष रखा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और सर्वे में जो चीज़ें आई हैं वो सब बातें हैं जो कि हम कहते कन्फर्म हुई है। और जो पूरे केस का मेरुदंड है कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो ये बात एएसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुराने मंदिर के ढांचे पर ही ढांचा खड़ा हुआ है। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब भी इस बात को खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद का कहना है कि मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद बनाई ही नहीं गई। उन्होंने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो कोर्ट में आपत्ति भी दाखिल कर सकते हैं। इस बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता, इसलिए कि मैंने इसको पढ़ा नहीं है। अभी मुझे नकल मिली है, मैं घर जाके पढ़ूंगा। कल इसके बारे में कोई बात होगी तो कहूँगा। एएसआई ने जो सर्वे किया उसमें विवादित हिस्से यानी वजूखाना को छोड़ा गया था। इस एक हिस्से को साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सील करवा दिया था। मस्जिद में मिले इस ढांचे को मुस्लिम पक्ष ने फवारा कहा तो हिंदू पक्ष ने शिवलिंग। अब एएसआई की रिपोर्ट पर अदालत में जिरह होगी। ज्ञानवापी मामले पर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में पहले से लड़ाई लड़ रही है। कमेटी का कहना है कि मस्जिद के धार्मिक ढांचे में बदलाव की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मुख्य रूप से 3 कानूनों का हवाला दिया जा रहा है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 और 1983 का उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून, इसका जिक्र आप कई बार सुन चुके हैं। इस कानून को 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही वही स्थिति बरकरार रहेगी। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल का किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ज्ञानवापी का मामला पहली बार साल 1991 में कोर्ट में पहुंचा था, जिसमें यह दावा किया गया था कि जिस स्थान पर मस्जिद है पहले वो मंदिर था, इसलिए उस ज़मीन को हिंदू समुदाय को वापस लौटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2000 साल से भी पहले महाराजा विक्रमादित्य ने उस स्थान पर मंदिर बनवाया था।
बाद में 1669 में मुगल शासक औरंगजेब के फरमान पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, लेकिन 1998 में मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से मांग की कि हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। बाद में मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन साल 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद फिर से खड़ा हो गया। वाराणसी की एक लोकल कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई। बाबरी मस्जिद मामले के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने विश्वनाथ मंदिर के भगवान विश्वेश्वर के मित्र के रूप में मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI से सर्वे कराया जाए। वाराणसी की निचली अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को इसकी इजाज़त भी दे दी। फिर मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कड़ी फटकार लगा दी और कहा कि जब 1991 की याचिका लंबित है तो फिर इस तरह का आदेश कैसे दिया जा सकता है। इस मामले में एक नई कड़ी तब जुड़ गई जब विश्व वैदिक संस्थान संघ से जुड़ी 5 महिलाओं ने 2021 में याचिका दायर कर मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर उन्हें पूजा करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम की तरफ वाली दीवार पर देवी श्रृंगार गौरी की तस्वीर है। इस याचिका पर कोर्ट ने मस्जिद परिसर के भीतर सर्वे कराने का आदेश दिया, जिससे लेकर इस समय विवाद चल रहा है। इस विषय पर दी ललन टॉप आपको आगे भी विस्तार से तथ्यपरक अपडेट देता रहेगा। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना का ख्याल रखिए। देश के 75वें गणतंत्र दिवस की आपको एक बार फिर बधाइयाँ, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।